हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्लीट कोर्स को। तो किसी भी कोर्स को स्टार्ट करने से पहले या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले स्टूडेंट हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है कि आखिर इस सब्जेक्ट में हम कौन कौन से चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, उन चैप्टर्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे, हमारा सीक्वेंस क्या होगा, मीन्स कौन कौन से टॉपिक्स को हम पहले पढ़ेंगे, फिर कौन कौन से टॉपिक्स को बाद में पढ़ेंगे, हमारा फ्लो क्या होने वाला है। ठीक है, और उन सारे टॉपिक्स को हम कैसे पढ़ेंगे ये जान लेना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए मैंने इस वीडियो का नाम रखा है सिलेबस ओवरव्यू। ठीक है, तो आखिर हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें किन किन चीजों को पढ़ना है और एक बेसिक ओवरव्यू आइडिया आज हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग जो फर्स्ट यूनिट होगा वो क्या पढ़ेंगे, जो कि सारे सब्जेक्ट का होता है। लाइक आप डीबीएमएस पढ़िए, डीएसयूसी पढ़िए, आप कोई और सब्जेक्ट पढ़िए, सी लैंग्वेज। सबसे पहला जो यूनिट होता है वो क्या होता है, इंट्रोडक्शन। तो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, मैं यहाँ पे नेम लिख दे रहा हूं, इंट्रोडक्शन। ओके, सो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ अब इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हम लोग सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आप सारे लोग फंडामेंटल में डेफिनेशन तो पढ़े ही होंगे कम से कम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट, एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके माध्यम से जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं वो हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट कर पाते हैं। नाउ ये जो इंटरैक्शन होता है ना, इसके बीच में काफी सारी चीजें होती है, वो हमने फंडामेंटल में नहीं पढ़ा था, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ जाएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, फिर हम थोड़ा बहुत वो किस प्रकार से, यानी कि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करती है वो देख लेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ टाइम टू टाइम वो किस प्रकार से हुआ। क्योंकि अभी जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, जैसे मेरे पास अभी विंडोज 11 है, तो वो पुराने समय से तो था नहीं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट काफी पुराना है। तो आखिर पहले कौन सा ओएस था, अभी कौन सा ओएस चल रहा है, क्या क्या चीजें इवॉल्व हुई है इन सारे टाइम में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इसी में वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब अगर हम ओएस की टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले जो था स्टूडेंट वो था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसमें अलग अलग बैचेज बना करके लाइक पंच कार्ड का यूज होता था। फिर बैच के बाद काफी सारे सिस्टम्स आए, मीन्स जो भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स है, लगभग हर एक टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जो कि आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है डिफरेंस में, एक होता है स्टूडेंट मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, दूसरा होता है, मैं लिख दे रहा हूं मल्टी प्रोग्रामिंग, दूसरा होता है मल्टी टास्किंग। ठीक है, ध्यान से देखना है, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, और जो तीसरा होता है वो होता है मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं मल्टी प्रोसेसिंग, थोड़ा सा ये एमपी ही हो जाएगा, कोई बात नहीं है, मल्टी प्रोसेसिंग। तो हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि आखिर इन तीनों में डिफरेंस क्या है। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग आखिर ये क्या होता है और ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है। ठीक है, तो और उसके बाद थोड़ा बहुत इसमें हमें पढ़ना है, एक तरह से बोल सकते हैं इंटरप्ट क्या होता है, थोड़ा सा एकदम जस्ट ओवरव्यू जानना है, और सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं। यहां पे आपका जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम वो एंड हो जाएगा। जो नेक्स्ट हमारा यूनिट होगा स्टूडेंट वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। ओके, यहां से हम बोल सकते हैं आपका ओरिजिनली स्टार्ट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस मैनेज। ओके, नाउ अब जैसा हम लोग कोई भी यूनिट को स्टार्ट जब करते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रो जान लेते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट को स्टार्ट करे, किसी टॉपिक को स्टार्ट करे या किसी यूनिट को स्टार्ट करें। तो जैसा आपको यहाँ पे एक नया टर्म में क्या दिख रहा है, प्रोसेस। अभी तक आप लोग प्रोसेस के बारे में अवेयर नहीं है, लेकिन अब हो जाइएगा। और प्रोसेस कुछ है नहीं, प्रोसेस का सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि कोई भी प्रोग्राम जब वो रनिंग स्टेट में होता है, यानी कि ये प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, वन लाइन का। तो ये तो समझ गए प्रोसेस क्या होता है। नाउ अब प्रोसेस हम रनिंग प्रोग्राम को बोलते हैं, लेकिन ये एक प्रोसेस के भी काफी सारे स्टेट्स होते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स, लाइक अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो यहाँ पे किसी प्रोसेस का रेडी स्टेट होता है, ठीक है, उसका रनिंग स्टेट होता है, फिर वेटिंग स्टेट होता है। ओके, कभी कभी प्रोसेस ब्लॉक्ड भी हो जाते हैं तो ब्लॉक स्टेट होता है, और लास्ट में टर्मिनेट हो जाते हैं। तो एक तरह से इसे स्टेट में काउंट कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं,
हम लोग देख लेंगे, टर्मिनेट या एंड स्टेट बोल सकते हैं। उसके बाद ये सारा स्टेट तो हो गया, लेकिन क्या होता है कि स्वैप होता है। स्वैप का मतलब क्या है, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि प्रोसेस हमारा रेडी में था और रेडी से रनिंग में तो जाएगा ही जाएगा। रनिंग से क्या होता है, कभी कभी वेटिंग में चला जाता है। रनिंग से अगर प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया तो टर्मिनेट हो जाता है। तो ये जो स्टेट चेंज हो रहा है ना, ये किस प्रकार से स्टेट चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट में, हालांकि प्रोसेस मैनेजमेंट में ही हमें प्रोसेस शेड्यूलिंग पढ़ना चाहिए, लेकिन जस्ट एक बोला जाए तो अलग फील लाने के लिए इसे मैंने एक डिफरेंट यूनिट में रख दिया है। हम लोग थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे स्टूडेंट प्रोसेस शेड्यूलिंग को। ठीक है, मैंने इसे फुल्ली अलग रखा है एकदम, प्रोसेस शेड्यूलिंग, जो कि बहुत ही वीवीआई है। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, SCHEDUTING नहीं, LING। ठीक है, प्रोसेस शेड्यूलिंग। तो इसे ठीक कर दूं क्या मैं? कई सारे लोग ना, क्योंकि नए नए होंगे तो वो क्या करेंगे, गलत ही उतार लेंगे। SCHEDULING, प्रोसेस शेड्यूलिंग। नाउ अब ये प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या है भाई? तो देखिए, कुछ नया नहीं है, आपको पहले टर्म्स को पकड़ना है। क्या कर रहा है प्रोसेस? अब प्रोसेस क्या होता है भैया? तो अभी हमने देख रखा है, प्रोसेस रनिंग प्रोग्राम को बोलते हैं। और ये क्या है? शेड्यूलिंग। यानी कि हमें क्या करना है, प्रोसेस को शेड्यूल करना है। मीन्स प्रोसेस को शेड्यूल करना क्या, देखिए एक सिंपल सा बात है कि कोई भी एक प्रोसेस है, वो क्या है, रनिंग प्रोग्राम है ना। और वो किसके पास जाएगा? सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कराएगा। तो अगर एक प्रोसेस आया, सीपीयू से एग्जीक्यूट करा दिया, फिर दूसरा आया एग्जीक्यूट करा दिया, कोई नहीं। लेकिन ऐसा हो कि सीपीयू एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा रहा हो और तब तक क्या हो, 10-15 प्रोसेस उसके पास और आकर खड़े हो जाए। तो जब सीपीयू उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद उसके पास 10-15 प्रोसेस क्यू में है, एक तरह से बोल सकते हैं। तो वो सारे लिस्ट में से वो किन प्रोसेस को चूज करेगा, तो यहां पे आता है शेड्यूलिंग का फंडा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं बताता हूं, आप अगर कहीं ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, ठीक है, वहां पे जब आप जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कोई भी कस्टमर नहीं होता है, तो आप सीधे जाते हैं, पैसे देते हैं, सामान ले लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, 2-3 कस्टमर होते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा कस्टमर होते हैं, है ना। तो वहां पे वो जो दुकानदार होता है, वो देखता है कि हमें किसे सामान पहले देना है या किसे बाद में देना है। अब उसके लिए वो अलग अलग एल्गोरिदम दिमाग में लगाता है, उसे पता नहीं है, लेकिन वो एल्गोरिदम लगा रहा है दिमाग में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं एकदम जनरल लाइफ एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। देखिए, कभी कभी ग्रोसरी स्टोर वाला क्या कर सकता है कि भैया आप पहले आए, मैं आपको पहले सामान दूंगा, आप बाद में आए, मैं आपको बाद में दूंगा। तो यहाँ पे वो किस एल्गोरिदम को यूज कर रहा है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। लेकिन कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा, होता क्या है कि मैं गया एक बिस्किट के पैकेट लेने के लिए, ठीक है, और मैं जब वहां पे गया तो पहले से एक कस्टमर था और जिसने एक लंबा सा पर्ची जो है वो लेकर रखा हुआ, यानी कि बहुत सारा सामान का लिस्ट है, मिनिमम आधा घंटा उसमें होने वाला है। लेकिन अगर मैं एक बिस्किट के पैकेट मान लिया जाए मैं परचेज करता हूं, तो उसमें कितना लगेगा? 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा। तो वहां पे दुकानदार क्या करेगा, वो जो पर्ची लिए होंगे उनको बोलेगा कि भैया आप थोड़ा सा रुक जाइए, पहले मैं इन्हें एक बिस्किट के पैकेट दे देता हूं, उसके बाद मैं आपको सामान दूंगा। तो यहाँ पे वो दुकानदार ने क्या किया कि जो शॉर्टेस्ट जॉब था उसको फर्स्ट में किया। तो यहाँ पे एसजीएफ का कॉन्सेप्ट यूज हो गया। तो इसी प्रकार से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है स्टूडेंट, वो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम को यूज करता है। लाइक कभी कभी ये क्या कर सकता है कि जो प्रोसेस पहले आया वो प्रोसेस को पहले करेगा, तो वो हम लोग बोलेंगे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के एल्गोरिथम को जो यूज कर रहा है। दूसरा क्या हो सकता है कि ये एसजेएफ का यूज कर सकता है, लाइक शॉर्टेस्ट जॉब जो है उसको पहले करेगा। तीसरा क्या हो सकता है स्टूडेंट यहाँ पे, अब देखिए एक और एग्जांपल मैं देता हूं। आप लोग अगर गए होंगे टिकट कटाने के लिए, हालांकि आजकल तो ऑनलाइन हो गया है सारा, आप लोग कभी ना कभी तो गए होंगे, रेलवे की मैं बात कर रहा हूं। तो वहां पे एक क्यू होता है लगा हुआ, जो पहले गया उसका टिकट पहले मिलेगी, जो बाद में लगा है उसको टिकट बाद में मिलेगा। तो वहां पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर मान लिया जाए आप क्यू में लगे हुए हैं और कोई ओल्ड एज पर्सन एंटर करते हैं टिकट लेने के लिए, तो वो जो खिड़की के अंदर बैठा हुआ है ना, वो क्या करेगा कि इस क्यू को पहले होल्ड कर देगा, बोलेगा भाई आप लोग रुक जाइए, पहले ये जो ओल्ड एज जो चाचा जी दादाजी आए हैं इनको पहले टिकट में दे दूंगा। तो वहां पे उसने क्या किया, प्रायोरिटी बेसिस पे काम किया। यानी वो जो ओल्ड एज पर्सन थे, वो जो ओल्ड एज व्यक्ति थे, वृद्ध व्यक्ति, उनकी प्रायोरिटी हाई थी एज कंपेयर टू हम लोग जो क्यू में लगे हुए थे।
तो यानी कभी कभी क्या होता है कि प्रायोरिटी के बेसिस पे भी वर्क यहाँ पे होता है। प्रायोरिटी स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा कि मान लिया जाए प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और कोई मतलब कि हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया, लाइक कोई सिस्टम प्रोसेस आ गया जिसे अभी एग्जीक्यूट करना एकदम जरूरी है, तो जो प्रोसेस अभी रनिंग में होगा वो क्या हो जाएगा, एक तरह से टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से काफी सारे एल्गोरिदम होते हैं स्टूडेंट, राउंड रॉबिन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो इन सभी को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। और साथ में आपको डिजिटल नोट्स भी मिलते जाएगा। इस तरह का जो नोट्स बन रहा है ना, खैर ये तो सिलेबस ओवरव्यू, तो इसका देने का कोई फायदा है नहीं। तो जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे तो इसी प्रकार से मैं डिजिटली पढ़ाऊंगा और जो नोट्स होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलते रहेगा। और मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और नहीं किया है तो अभी नीचे जो रेड वाला बटन है क्लिक कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम का वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, अब जब हम लोग सारे पढ़ लेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को, तो उसके बाद यहाँ पे एक तरह से चर्चा का विषय क्या बन जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस एल्गोरिथम को यूज करे। तो यहाँ पे फिर हम परफॉर्मेंस को पढ़ेंगे कि कौन सा एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस कितना है, ठीक है। यहाँ पे फिर काफी सारे टाइम मेजरमेंट भी आ जाते हैं, लाइक मान लिया जाए 10 प्रोसेस एंटर किया, तो कौन सा प्रोसेस को रिस्पॉन्स कब मिला सीपीयू का, वहां पे रिस्पॉन्स टाइम आ जाता है, टर्न अराउंड टाइम आ जाता है, कौन सा प्रोसेस कितना वेट किया, वहां पे वेटिंग टाइम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये जो छोटे छोटे फैक्टर है ना, इनको हम लोग कैलकुलेट करना यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा फोर्थ यूनिट होने वाला है स्टूडेंट, वो होगा हमारा सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। आपको ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर स्लाइड कर दे रहा हूं। जो हमारा फोर्थ यूनिट होने वाला है वो होगा सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन, अब सिंक्रोनाइजेशन क्या होगा स्टूडेंट, यहां पे हमें मोस्टली 3 इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ना है, जो कि बहुत ही वीवीआई है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे ही जाते हैं। वो 3 क्या है स्टूडेंट, वो 3 है, मैं लिख दे रहा हूं। वो फर्स्ट है रेस कंडीशन, रेस कंडीशन, ओके। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, और नेक्स्ट है आपका सीमा फोर्स, सीमा फोर्स। अब ये होते क्या है, रेस कंडीशन या क्रिटिकल सेक्शन या सीमा फोर्स, अगर मैं अभी आपको समझाने बैठ जाऊंगा ना तो वो एक एक पे एक घंटा का लेक्चर चला जाएगा, तो हम लोग उस लेक्चर में समझ लेंगे। आप एक तरह से मैं ओवरव्यू में क्या समझा सकता हूं कि सिंक्रोनाइजेशन में बेसिकली हम लोग स्टूडेंट कौन सा टर्म देखिए यूज होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। यस, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, आईपीसी भी बोलते हैं, है ना। वो आईपीसी धारा वाला नहीं समझना है, ठीक है, इंडियन पिनल कोड नहीं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। आईपीसी मींस देखिए ये आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है, आईपीसी का मतलब क्या, इंडियन पिनल कोड नहीं, वी आर सीएस इंजीनियर्स, ओके। सो आईपीसी का मतलब क्या होगा, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, और ये बहुत ही वीवीआई है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को सिंक्रोनाइजेशन में। और नेम से आपको पता चल रहा होगा, यानी कि 2 प्रोसेस है ना, वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ओके। नेक्स्ट जो इसके बाद हमारा 5th यूनिट होने वाला है वो हम लोग डिस्कस करेंगे डेडलॉक्स, ठीक है, डेडलॉक्स। नेम से ही बड़ा खतरनाक लग रहा है ना, खतरनाक है भी ये डेडलॉक्स, नेम से ही लग रहा है। तो डेडलॉक्स बेसिकली होता क्या है, एक कंडीशन होता है, जब वो अकर होता है ना तो डेडलॉक का कंडीशन अकर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता क्या है, जैसे देखिए थोड़ा सा डायग्राम समझ लेते हैं, ओवरव्यू है ना सिलेबस का। जैसे मान लिया जाए एक प्रोसेस है P1, एक दूसरा प्रोसेस है P2, सॉरी। हमारे पास सिस्टम में काफी सारे रिसोर्सेस होते हैं, वो हार्डवेयर रिसोर्स हो सकता है या सॉफ्टवेयर रिसोर्स हो सकता है। लाइक हमारे पास रिसोर्स R1, R2, R3, R4, R5, कुछ इस प्रकार से सारे रिसोर्सेस हैं। इट में भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस। P1 को जो है वो R1 और R2 की नीड है, और P2 को जो है वो R2, R3 और R4 की नीड, ठीक है, और इसको R4 की नीड है, कुछ इस प्रकार से। नाउ अब यहां पे आपको ध्यान देना है स्टूडेंट थोड़ा सा कि P1 क्या किए हुए है, R1 और R2 को अक्वायर किए हुए, और P2 क्या किए हुए स्टूडेंट, ध्यान देना है यहां पे,
R3 और R4 को एक्वायर किए हुए। ध्यान देना एकदम, P1 R1 को एक्वायर किए हुए, P1 R2 को एक्वायर किए हुए। नाउ ये वेट कर रहा है R4 के लिए, तो ये चला गया किसमें, वेटिंग में। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है एकदम घबराना नहीं है, मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा है। अभी P1 वेट कर रहा है किसके लिए, वेटिंग फॉर R4, ये R4 के लिए वेट कर रहा है। अब P2 के पास R3 है, P2 के पास R3 है, R4 है, और ये वेट कर रहा है किसके लिए, R2 के लिए। ठीक है, ये किसके लिए वेट कर रहा है, ये भी वेट कर रहा है, वेटिंग फॉर R2, तो ये R2 के लिए वेट कर रहा है। नाउ अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये दोनों जिंदगी भर लाइफ टाइम वेट करते ही रह जाएंगे। क्यों भैया, क्योंकि P1 वेट कर रहा है किसके लिए, R4 के लिए, और R4 यहां पे क्या किसके पास है, P2 के पास है, और P2 वेट कर रहा है किसके लिए, R2 के लिए, और R2 किसके पास है, P1 के पास है। यानी कि जैसे मान लिया जाए मैं वेट कर रहा हूं राहुल के लिए और राहुल वेट कर रहा है मेरे लिए, तो दोनों तो जिंदगी भर वेट ही करते रह जाएंगे ना, कोई एक तो आगे बढ़ेगा। तो इसे कहते हैं डेडलॉक का कंडीशन, और इसे काफी जो है ना डेंजरस कंडीशन माना जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये तो हो गया डेडलॉक का एक तरह से, पहले हम लोग ओवरव्यू देख लेंगे इस तरह से, और कई सारे एग्जांपल्स देखेंगे। ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो डेडलॉक क्या होता है, डेफिनेशन समझ लेंगे, डेडलॉक के एग्जांपल समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेसेसरी कंडीशन कि आखिर डेडलॉक अकर होने के लिए कौन कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन। नाउ अब अगर डेडलॉक अकर होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हैंडल करना पड़ेगा। भैया ऐसे तो ये जिंदगी भर वेट ही करते रह जाएगा, मेरा प्रोसेस कभी एंड ही नहीं होगा, टर्मिनेट ही नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। तो हम लोग पढ़ेंगे डेडलॉक हैंडलिंग, ओके, डेडलॉक हैंडलिंग। अब डेडलॉक, क्या हम चाहेंगे कि डेडलॉक अकर हो, नहीं चाहेंगे, कभी अकर हो गया तब तो हैंडल करेंगे, लेकिन हम क्या चाहेंगे कि डेडलॉक हो ही ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली डेडलॉक को अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे पढ़ेंगे डेडलॉक अवॉइडेंस। मैं लिख दे रहा हूं, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक अवॉइडेंस। अब डेडलॉक को अवॉइड करने के काफी सारे एल्गोरिदम होते हैं, हम लोग सिंपल एक एल्गोरिदम को पढ़ेंगे, बैंकर्स एल्गोरिदम। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे बैंकर्स एल्गोरिदम, गुड, ठीक। ये हो गया डेडलॉक के बारे में। डेडलॉक में इससे ज्यादा मुझे लगता है पढ़ने की नीड आप लोगों को नहीं है, मींस इतना अगर पढ़ लेंगे तो इनफ है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। नाउ जो नेक्स्ट हमारा यूनिट होगा स्टूडेंट, यूनिट नंबर 5, या ये यूनिट नंबर 5 था तो वो हो जाएगा यूनिट नंबर 6, वो होगा हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट में एक तरह से बोले तो मेमोरी का पहले मतलब क्या है ये आपको समझना है। आप लोग फंडामेंटल में पढ़े होंगे ना, मेमोरी का मतलब यहाँ मेमोरी से तात्पर्य है रैम से, ठीक है। यहाँ पे आपको सेकेंडरी नहीं समझना है, मेमोरी का मतलब क्या, रैम, और रैम भी नहीं समझना है, मेमोरी का सीधा सा मतलब समझना है आपको प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को किस प्रकार से मैनेज किया जाए, यहां पे सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि हमारा जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो लिमिटेड होता है। मींस मैक्सिमम जो होता है वो 4 GB बोल सकते हैं, 8 GB हो सकता है, होने का तो 32 GB भी हो सकता है। मैं मोस्ट जनरल सिनेरियो की बात कर रहा हूं। अभी मेरे लैपटॉप में लाइक 16 GB है, किन्हीं के पास 4 GB होता है, किन्हीं के पास 2 GB भी होता है, यानी जो मेमोरी है हमारे पास वो लिमिटेड होता है ना। तो उस लिमिटेड मेमोरी का किस प्रकार से इफिशिएंट वे में यूज किया जाए, ये किसका टास्क होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। हम लोग इंट्रोडक्शन में देखिए, मैं बताना भूल गया, पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये मेमोरी को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है, और ये सारे को हम लोग एज ए यूनिट पढ़ेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी को किस प्रकार से मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा पेजिंग का, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा सेगमेंटेशन का। ये दोनों एकदम वीवीआई कॉन्सेप्ट है, बोले तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट वीवीआई है स्टूडेंट, ठीक है। जो वीवीआई नहीं होगा मैं बता दूंगा लेक्चर में कि ये वीवीआई नहीं है। तो पेजिंग पढ़ेंगे, सेगमेंटेशन पढ़ेंगे, और जो सबसे वीवीआई है, अब आप लोग बोलिएगा सर आप सारे कॉन्सेप्ट तो वीवीआई ही बोल रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, सारे वीवीआई, ठीक है। और आप लोग जब पढ़िएगा, जब आप लोग समझ जाइएगा, जब आप लोग एग्जाम दीजिएगा, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ सर सही कर रहे थे, सारे कॉन्सेप्ट वीवीआई है। तो मेमोरी मैनेजमेंट में और पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सबसे वीवीआई है, जहां से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो,
ये जेई का मैं कोर्स नहीं कर रहा हूँ, जेई का कोर्स स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चाहे इवन वो जेई का एग्जाम हो, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आता है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आता है तो वर्चुअल मेमोरी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी इज वन ऑफ द वीवीआई टॉपिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी को हम लोग एकदम अच्छे से समझेंगे। ये बेसिकली आप ओवरव्यू समझ सकते हैं, एक लॉजिकल मेमोरी होता है, नेम से पता चल रहा है ना, मतलब फिजिकली नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हाँ कि ये जो है एक मेमोरी है, देख सकते हैं हाथ में लेकर के, नहीं, ये वर्चुअल होता है, लॉजिकल होता है। मीन्स एज अ यूजर अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम खोल के बैठा हूं तो मुझे लगता है कि हाँ ये मेमोरी है, मेरे सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिजिकली वो है ही नहीं, वो हम लोग को गुमराह करने के लिए। तो कैसे गुमराह किया जाता है वो हम लोग समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टूडेंट, मैं बोल रहा हूं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जितना डीप में आप जाइएगा उतना अच्छा आपको लगेगा। और देखिए बुक के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ, काफी सारे लोग बुक पूछ रहे हैं, तो रेड कलर का देखिए बुक आता है, और पता नहीं शायद अब कलर चेंज हो गया, मेरे पास तो वो ओल्ड वाला है। तो गैल्विन का सबसे मस्त बुक है स्टूडेंट, गैल्विन। इससे अच्छा बुक एक और मैं बता सकता हूं, देखिए मैंने पढ़ा है, कौन सा रखा हुआ है, टेनेनबम, हाँ टेनेनबम का एक और बुक है स्टूडेंट, तो मैं आपको रेफर करूंगा कि आप गैल्विन पढ़िए, ठीक है। क्योंकि गैल्विन का जो लैंग्वेज है वो काफी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मींस जो उसकी इंग्लिश लैंग्वेज है काफी अच्छे में है, आप पढ़कर समझ सकते हैं। तो अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो ये मैं रेफर करूंगा कि आप गैल्विन का बुक ही परचेज करें, लोकल बुक को परचेज ना करें, ठीक है, क्योंकि उतना नॉलेज तो मैं आपको दे ही दूंगा। अगर आप स्टैंडर्ड पढ़ना चाहते हैं तो जरूर से जरूर गैल्विन का बुक कम से कम आप रखें, ठीक है। आप लोग सर्च कर लीजिएगा गैल्विन बुक बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, कहीं भी मार्केट में आपको कोई दुकान में चले जाइए, हर एक जगह ये बुक अवेलेबल है ऑल ओवर द इंडिया, ठीक। चलिए, तो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे स्टूडेंट, पेजिंग का और सेगमेंटेशन का, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और कोई टॉपिक होगा तो हम लोग वैसा देख लेंगे। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आएगा स्टूडेंट, वो आएगा डिस्क मैनेजमेंट, वो जो हो जाएगा हमारा यूनिट नंबर 7। तो यूनिट नंबर 7 में लिख दे रहा हूं डिस्क मैनेजमेंट। अब देखिए डिस्क मैनेजमेंट जो है ये मेमोरी मैनेजमेंट से अलग है। यहाँ पे हम लोग डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। डिस्क क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कुछ इस प्रकार से, है ना। ये डिस्क होता है, बीच में ऐसे सेंटर हो गया, और इसमें काफी सारे ट्रैक्स एंड सेक्टर्स होते हैं। लाइक अगर आपको नहीं पता है तो ये क्या होते हैं, काफी सारे ट्रैक्स होते हैं, है ना। ये जो गोल गोल हो गया ये क्या हो गया, ट्रैक्स हो गया। अब इसमें काफी सारे सेक्टर्स भी होते हैं कुछ इस प्रकार से, ये क्या हो गया आपका, सेक्टर्स हो गया। ये एकदम मैं ट्रेडिशनल डिस्क की बात कर रहा हूं। आज जो डिस्क आता है ना हार्ड डिस्क में, वो ऐसा नहीं रहता है, आप खोल कर नहीं, खोल के देखिएगा फिर पता नहीं चलेगा वो आपको, ठीक है। वो ऐसा नहीं रहता है, वो कुछ ऐसा रहता है। देखिए ये सारे हो गए आपके, बहुत खराब बन रहा है, बहुत खराब फिगर बन रहा है, कोई बात नहीं है। ये सारे हो गए आपके ट्रैक्स, और जो सेक्टर्स होते हैं ना वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये इसमें ऐसे हो गया, इसमें मान लिया जाए 4 हो गया, इसमें 6 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, किसी में इस प्रकार से होते हैं बटे हुए। और है ना ये जो पोर्शन बनता है ना आपका, इसे बोलते हैं हम लोग ब्लॉक। जैसे आपका ये जो पोर्शन बना ना, ये एक छोटा सा पोर्शन बना, ये हो गया एक ब्लॉक, ये हो गया एक ब्लॉक, ठीक है। तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे डिस्क मैनेजमेंट को कि आखिर किस प्रकार से डिस्क को मैनेज किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो कि आपसे पूछा जाता है सेमेस्टर एग्जाम में नहीं, जेईई एग्जाम में, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। जी हाँ, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी होता है, और काफी सारे टीचर्स नहीं पढ़ाते, लेकिन मैं रेफर करूंगा, मैं प्रीफर करूंगा कि आप लोग जरूर पढ़ लीजिए एक बार, और मैं पढ़ाऊंगा अपने कोर्स में, ठीक है। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, देखिए सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मे बी आपके कॉलेज का प्रोफेसर आपको ये ना पढ़ाए डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, और वो अपने जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि सिर्फ अगर सिलेबस को एंड करना है तो ये नेसेसरी नहीं है। लेकिन अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से समझना है तो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपको जरूर आना चाहिए। ये हो गया आपका डिस्क मैनेजमेंट स्टूडेंट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा या नेक्स्ट चैप्टर हम लोग बोल सकते हैं, यूनिट नंबर 8, वो होगा हमारा फाइल सिस्टम या फाइल मैनेजमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। या फाइल सिस्टम में मैं लिखता हूं फाइल सिस्टम। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले, जैसा नेम से पता चल रहा है फाइल क्या होता है, सारे लोग जानते हैं। फाइल सिस्टम क्या होता है, कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो फाइल सिस्टम में हम लोग
इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। एक तरह से बोल सकते हैं कि फाइल सिस्टम ये एक नया टर्म है, ठीक है। तो फाइल सिस्टम के डिजाइन को थोड़ा बहुत समझ लेंगे। फाइल के को एक्सेस करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद फाइल एलोकेशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उनको हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। एंड लास्ट जो आपका यूनिट होने वाला है वो है स्टूडेंट प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, या आप बोल सकते हैं सिस्टम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। सिस्टम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ओके, सिस्टम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। और जैसा आपको नेम से पता चल रहा है कि इसमें हम लोग सिस्टम को प्रोटेक्ट किस प्रकार से करें और सिस्टम को सिक्योर किस प्रकार से करें अपने, वो हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। पूरा ये थ्योरेटिकल है और इससे जेईई एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें तो मे भी एक थ्योरी पूछ दिया गया तो उसे हम लोग इग्नोर करेंगे, और सेमेस्टर लेवल में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपसे बेसिकली एमसीक्यूज या जो शॉर्ट आंसर होता है ना, ये पूछे जाते हैं सिस्टम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी से। तो ये था स्टूडेंट आपका ओवरव्यू ऑफ सिलेबस ऑपरेटिंग सिस्टम का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। और यदि आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। देख क्या रहे हैं भैया, सब्सक्राइब कीजिए नीचे और बेल आइकन क्लिक कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए यूनिट नंबर 1 का इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लेक्चर 1.1 बहुत जल्द आपके पास पहुंच जाएगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।